गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का लेक्चर 10, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पिछले लेक्चर में लेक्चर 9 तक में 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन उसको हम लोग फिनिश किए और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और हम आपको बताए थे कि अगर आप पिछले लेक्चर को देखते हैं, पहले चैप्टर को क्लियर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेरीज को इस पे पूछ सकते हैं। शायद बगल में आपको नंबर दिख रहा होगा 7258958011। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, आप अपने प्रॉब्लम को साझा करिए और अगर हमें कोई सलाह दे सकते हैं तो एक अच्छी सी सलाह दीजिए। हम आपकी सलाह का सम्मान करेंगे और उसकी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। नेक्स्ट, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, देखेंगे। सबसे पहली बात कि प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है, प्रकाश का अपवर्तन तभी होता है जहाँ पे कोई माध्यम पारदर्शी हो। फिर समझिएगा, यहाँ पे दो टर्म आपको समझना है। एक टर्म है पारदर्शी और एक टर्म है समांगी। ये दो टर्म, इस दो टर्म को पहले आप समझो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है समांगी। शायद आप 7th या 8th का जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो सर वहाँ पे आपको पढ़ाए होंगे कि मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी, एक होता है असमांगी। मतलब एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया, एक गिलास पानी में आपने नमक घोल दिया, तो वो क्या है कि नमक का जो मात्रा है वो पूरे ग्लास के पानी में हर जगह इक्वल है। जैसे आपने पानी में क्या किया, चीनी घोल दिया, लेकिन अगर आप पानी में बालू घोल देते हो तो क्या होगा कि बालू का जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का कण है वो ऊपर तैरेगा। मतलब बालू की मात्रा जो है पानी में वो कहीं पे अधिक और कहीं पे कम होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो माध्यम कैसा होना चाहिए, समांगी। जैसे मान लो आपने हवा को पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि हवा में ऐसा हो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हवा में गैस है और कहीं पे कम है, ऐसा हवा कहीं पे बहुत ज़्यादा धुलकन है और कहीं पे हवा साफ़ है। तो वैसा नहीं, अगर हवा साफ़ है तो केवल आप साफ हवा में स्टडी करेंगे। यदि हवा में कोई गैस है तो केवल उस गैस वाले में स्टडी करेंगे। अर्थात उस माध्यम को पढ़ेंगे जिस माध्यम में हर जगह पर का जो उसका प्रॉपर्टी है वो हमेशा समान रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी। दूसरा वर्ड है पारदर्शी। हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि जो वस्तु होता है उसमें से प्रकाश के गमन के आधार पे हम लोग उसको 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक अर्ध पारदर्शी, जिसको हम लोग पारभासी कहते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें प्रकाश क्या होगा, आर पार होगा। तो प्रकाश आर पार अच्छे से कब होगा कि जब वो माध्यम कैसा हो, तो माध्यम हो पारदर्शी। ये दो वर्ड को आप कभी नहीं भूलेंगे, इस दो वर्ड को आप कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन वर्ड है, एक वर्ड है समांगी और दूसरा वर्ड क्या है, पारदर्शी। तो इसी दोनों वर्ड पे ये पूरा चैप्टर आपका आधारित है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस दोनों वर्ड को कभी ना भूलें। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते समय हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन क्या है कि मान लो आपके पास, तो अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन को। इसके बारे में हम डील करेंगे और आप इसका सुन करके अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। तो मान लो क्या हुआ कि ये कोई अपवर्तक सतह है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग के सामने होता था परावर्तक सतह, उसी प्रकार आज ये कैसा है, ये है अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह वो होता है जहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है। परावर्तक सतह किसे कहा था आपने, परावर्तक सतह आपने बोला था जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो। तो आज इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या, अपवर्तक सतह। और दूसरी बात, जैसे आप परावर्तक सतह में क्या करते थे, ऐसे पेंट कर दिए, लेकिन अपवर्तक सतह में पेंट नहीं किया जाता। ओके, तो ये कोई इसका, ये जो हमने एक लाइन डाला है, एक प्लेन डाला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपवर्तक सतह। ये कौन हो गया, ये हो गया अपवर्तक सतह। इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर मान लो हवा है, ऐसा मान लेते हैं, और इस सतह के नीचे पानी है, ऐसा मान लेते हैं। ये एक माने है, ये हम लोगों का एक एजम्पशन है, एक कल्पना है। कल्पना क्या है, अपवर्तक सतह के ऊपर हवा है और अपवर्तक सतह के नीचे पानी है, और मान लो यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रकाश स्रोत। ये लाइट सोर्स है, मतलब ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो क्या होगा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, ये प्रकाश निकल गई, समझिएगा। प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ से प्रकाश निकली
और प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश है उसका नाम आपने क्या दिया था, आपको याद है? उसका नाम आपने दिया था आपतित किरण। इसका नाम आपने दिया था क्या? आपतित किरण। इसका नाम क्या दिया था आपने? आपतित किरण। अब क्या होगा, अब यहीं पे समझना है, इस पॉइंट पे प्रकाश आके टकरा गई, टकराने के बाद क्या होगा, तो जहां पे टकराया उस पॉइंट पे हम लोग क्या डाल दिए? नॉर्मल। ओके, क्या डाल दिया? नॉर्मल। आपतित किरण इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम क्या है? आपतन कोण। आपने किससे लिखा था? आई से। नेक्स्ट, अगर आगे में ये हवा है, ये जो पहला माध्यम है, सबसे पहली बात, जिस माध्यम में आपतित किरण होती है, जिस माध्यम में आपतित किरण होती है उसको बोलते हैं माध्यम 1, या फिर उसको आप बोलेंगे पहला माध्यम। ठीक। और जिस माध्यम, अब देखेंगे यहाँ से टकराने के बाद ये आपतित किरण क्या है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, ऐसे प्रवेश कर गई। तो इसका नाम पिछले लेक्चर में इसका नाम था परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे अब परावर्तित नहीं होगा क्योंकि अब परावर्तन की घटना समाप्त हो चुकी है। तो अब क्या हो रहा है? अपवर्तन। इसीलिए ये जो किरण है इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम है अपवर्तन कोण। इससे पहले था परावर्तन कोण, लेकिन आज क्या है? आज है अपवर्तन कोण। समझिएगा, आज क्या है? आज है अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। लेकिन सूचित करते हैं इसको भी आर से। पहला जो चैप्टर था वो था रिफ्लेक्शन और ये चैप्टर है रिफ्रैक्शन। तो दोनों का पहला लेटर आर ही है। चाहे आप रिफ्लेक्शन बोलिए मतलब परावर्तन बोलिए, रिफ्लेक्शन का हिंदी परावर्तन, वहाँ भी आर है। यहाँ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन, तो यहाँ भी आर है। इसीलिए आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण हो या अपवर्तन कोण हो, दोनों किससे लिखेंगे? आर से। तो ये आपतन कोण है और ये कैसा है? परावर्तन। ये अपवर्तन कोण है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो हम लोगों को ये कहना है कि जब प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद, जरा सा इस फिगर को डील कर देखिएगा, जब प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर अपवर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। देखेंगे क्या बोले? जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, अपवर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इसी घटना का नाम है अपवर्तन। थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, इसको फिर डील करेंगे और अच्छे से आगे। क्या कहना हुआ कि जब प्रकाश किरण, अब इसको एक अलग तरीके से सुनिए आप, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम, देखिए ना, एक माध्यम क्या है? हवा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहला माध्यम क्या है? हवा है। दूसरा माध्यम क्या है? पानी है। हमने क्या बोला? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या बोल रहे हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसी घटना का नाम क्या है? अपवर्तन। लेकिन जब किसी भी प्रकाश किरण के साथ अपवर्तन होता है तो उसका कुछ गुण बदल जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा एक प्रभाव होता है। अब वो प्रभाव क्या है जरा ये देखिए। तो उस प्रभाव को समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा। ये जरा कोना में बात करते हैं, यहाँ पे ये मान लो कोई सतह है, हम इस सतह को न तो परावर्तक बोले हैं न तो अपवर्तक बोले, केवल क्या बोल रहे हैं? सतह है। आइए, प्रकाश स्रोत से मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आया और टकराया। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी वस्तु पर इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम जितना लाइन को बोलेंगे, हर लाइन को आप समझेंगे और हर लाइन को आप नोट करेंगे। प्लीज़ आइए, क्या बोले? ये क्या है? ये अपवर्तक सतह है। हुआ क्या? मान लो सूर्य से प्रकाश निकली और हमारे बाहर में खिड़की लगी हुई है, ऐसा मान लेते, खिड़की या दरवाज़ा, गेट लगा हुआ है, लकड़ी का गेट लगा हुआ है। प्रकाश आया सूर्य से निकल के और उस खिड़की का या फिर हमारे दरवाजे की लकड़ी का जो टुकड़ा है उस पर पड़ा, या फिर हमारी खिड़की में कांच लगा हुआ है तो उस कांच पे पड़ा। तो उसमें 3 घटना होती है। आप गौर करेंगे, जब धूप में बहुत देर तक रहता है दरवाज़ा या खिड़की का शीशा, तो वो जब जाके आप छुओगे तो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म कब होगा? गर्म कब होगा? जब वो उष्मा को अवशोषित कर लिया होगा, नंबर 1। उसी प्रकार यहाँ समझिए, प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, आने के बाद यहाँ पे 3 घटना होता है। 3 घटना। सबसे पहले कुछ भाग को परावर्तित कर देगा, 1 नंबर। सूर्य से जो प्रकाश आया
उसका कुछ भाग, मान लो 60%, 40%, 10%, 20%, उसको क्या किया, ये परावर्तित कर दिया, पहली घटना। कुछ भाग, मान लो कुछ भाग को अपवर्तित कर दिया, और कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता है। ये 3 घटना सभी वस्तु पर होती है, चाहे थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा अधिक हो। आपको ये समझना पड़ेगा, दुनिया के हर वस्तु पर ये कम या अधिक, ये तीनों घटनाएं होती है। वो जब उसके ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है, कुछ ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा का कुछ भाग वो परावर्तित कर देगा, उस ऊर्जा का कुछ भाग वो अपवर्तित कर देगा, मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने देगा, और उस ऊर्जा का कुछ भाग वो अवशोषित कर लेगा। आपके हाथ में केवल आप एक काम कर सकते हैं कि आप परावर्तन को पढ़िए पहली बार, फिर अपवर्तन को पढ़िए, फिर अवशोषण को पढ़िए। लेकिन जब ऐसा मत समझिए कि प्रकाश आकर के दर्पण पे पड़ा तो सिर्फ परावर्तन हो रहा है, गलत है सर आप। नहीं, ये तीनों घटनाएं एक साथ होती है बंधु, ये तीनों घटनाएं एक साथ होती है। हम लोग एक साथ इतने चीज को, हम लोग तो बेदरा है ना जी, हम लोग एक साथ इस तीनों चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग 3 चैप्टर में बांट दिए। देखो ना, पहला चैप्टर पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा पढ़ रहे हो प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा पढ़ोगे मानव नेत्र जिसमें होता है प्रकाश का अवशोषण। तो हम लोग को क्या जानना है कि यहाँ पे ये तीनों घटनाएं एक साथ होती है। अब जरा फिर समझिए कि ये तीनों घटना होने से फर्क क्या पड़ता है। आइए, तो मेरा कहना है कि मान लो ये प्रकाश यहाँ से 100 जूल ऊर्जा लेके आती है, क्योंकि आपने तो बोला था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। तो अगर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है तो अपने साथ में तो ऊर्जा लेके आएगी। और आप बचपन में पढ़े हो 7th क्लास में, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसीलिए बताते हैं कि आप 7th में पढ़े हो, आपको पता होना चाहिए कि 7th क्लास भी होता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रकाश ये 100 जूल ऊर्जा लेके आया, इसमें से मान लो कि 20 जूल ऊर्जा परावर्तन में चला गया, 70 जूल ऊर्जा अवशोषण में चला गया, मतलब अपवर्तन में चला गया, 70, 20, 90 बच गया 10 जूल। तो 10 जूल ऊर्जा कहाँ चला गया, अवशोषण में चला गया। इसका मतलब है, अब यहाँ पे एक बात हमको समझानी है आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम, देखो ना, अपवर्तक सतह के ऊपर को आपने हवा माना, अपवर्तक सतह के नीचे में आपने क्या माना, पानी माना। तो इसका मतलब जब प्रकाश 100 जूल ऊर्जा लेके आई तो क्या 100 जूल ऊर्जा के साथ पानी में प्रवेश किया है? आपको एक कोना दिखता है, चेक करने दीजिए हमको। हाँ, आपको दिखता है, तब ठीक है। आइए, क्या बोले, 100 जूल ऊर्जा लेकर के जो ये प्रकाश आया है सूर्य से, क्या वो 100 जूल लेकर के पानी में प्रवेश किया है? बोलने रहे अनुतबा, नहीं किया है। कितना किया? मात्र 70 जूल किया। ओके, तो ये 70 जूल किया। इसका मतलब है कि अगर इसके पास 100 जूल, अब यहाँ पे ये बात समझनी है, मान लो कि हम लोग स्वस्थ हैं तो हमारे पास एनर्जी अधिक है। अगर एनर्जी अधिक है तो हम लोग तेज़ दौड़ सकते हैं, तेज़ी से कोई काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बुखार लग जाए, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो हमारा एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो हम लोग तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो पहले 100 जूल था, अब कितना हो गया, 70 जूल। इसका मतलब है कि आपका जो वेग है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने 6th क्लास में पढ़ा है, ½ mv², ½ mv²। इसका मतलब जिसका गतिज ऊर्जा अधिक उसका वेग अधिक। प्लीज बंधु, निवेदन है कि समझिए, जिसका गतिज ऊर्जा अधिक उसका वेग अधिक, जिसका गतिज ऊर्जा कम उसका वेग कम। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश आ रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा अधिक है, लेकिन जब उसका अपवर्तन होता है तो उसका गतिज ऊर्जा कम हो जाता है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पास एनर्जी कम या अधिक हो जाता है। या तो उसका एनर्जी घट जाएगा या तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, या पहले कम एनर्जी था बाद में अधिक हो गया, या पहले अधिक था बाद में कम हो गया। अर्थात मेरा ये कहना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तक सतह पर ये घटना होने के कारण उसका एनर्जी पहले की अपेक्षा कम अधिक, मतलब एनर्जी में चेंज हो जाता है। जिस कारण से अगर मान लीजिए वो जिस रास्ते पर जा रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उस रास्ते पर नहीं जा पाती है, उस रास्ते से विचलित हो जाती है। ये जो घटना है, इसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन।
तो अब जरा सा अपवर्तन को फाइनली डिफाइन करते हैं। अपवर्तन क्या है आप सुनिए, इसको लिखेंगे आप। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, समझिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, लेकिन इसमें दो चीज को ऐड करते हैं, एक पारदर्शी और समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी और समांगी माध्यम में। पारदर्शी क्यों बोलेंगे? पारदर्शी जब तक माध्यम पारदर्शी नहीं होगा तब तक उससे प्रकाश प्रवेश या आर पार नहीं करेगा। जब तक प्रकाश आर पार नहीं करेगा तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं होगी। अपवर्तन की घटना नहीं होगी तो इस चैप्टर को आप पढ़ नहीं सकते। इसीलिए दो टर्म को ऐड करना बहुत जरूरी है। टर्म क्या है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी और समांगी, जब प्रकाश एक पारदर्शी और समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी और समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा रोक देते हैं आपको, अपने मूल पथ से, मूल पथ कौन था देखिएंगे, जरा रेड पेन से लिखते हैं, आपको मूल पथ दिखेगा। इसका मूल पथ ये है, देखिए आप, ये डैश डैश वाला मूल पथ है, देखिए ना, इसी रास्ते पे ना जा रहा था, इसी पर ना जाता, मूल पथ से। तो मूल पथ पे जा रही है कि मूल पथ से थोड़ा सा हट गई है, हट गई है, हटने को बोलते हैं विचलन। तो क्या होता है कि जब प्रकाश एक समांगी और पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। कॉमा दीजिए। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये फिगर होना चाहिए और आपको पूरा ये डीलिंग होना चाहिए। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ओके, देखेंगे इसका मतलब है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो अलग अलग माध्यम, कम से कम एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तन का मतलब है कि एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। अगर वो एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया तो वो अपवर्तन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दो से अधिक हो सकता है। मान लो हवा से पानी में गया, पानी से कांच में गया, या कांच से पानी में गया, पानी से हवा में गया। ठीक है, मतलब क्या? दो से अधिक माध्यम हो सकता है, लेकिन कम से कम दो माध्यम होना चाहिए, तभी वो अपवर्तन की घटना को स्वीकार करेगा, वरना नहीं करेगा। नंबर एक, तो क्या बोले? जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित होगी, और इसी घटना का नाम है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितनी घटना होनी चाहिए? कितना माध्यम? कम से कम दो माध्यम। आपने क्या लिया? हवा, दूसरा क्या लिया? पानी। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग आगे डिस्कशन से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। जैसे जब परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन में क्या लिखा हुआ था कि अगर परावर्तन अच्छा खासा हो रहा है, अच्छा खासा बोलने का मतलब है मेरा कि अगर नियमित परावर्तन हो रहा है तो वहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। क्या बताए थे? यदि परावर्तन नियमित है तो वहाँ आपको बताए हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अगर आप लेक्चर वाला कॉपी पलटेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला? जब नियमित परावर्तन हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में नियमित परावर्तन ही है, तो अगर नियमित परावर्तन है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। लेकिन अपवर्तन में कभी भी, इस सब पॉइंट को आप एकदम से स्टार मार के नोट करेंगे, अपवर्तन में कभी भी, फिर समझिए, अपवर्तन में कभी भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। इसको बार बार हम इसको लाइनिंग कर रहे हैं। अपवर्तन के केस में कभी भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं हो सकता। अब जरा सा आपको कंफ्यूज करते हैं, देखेंगे आप। आइए बगल में। मेरा कहना है कि मान लो एक माध्यम है और वो माध्यम क्या है? ये कांच है, ये कांच है और ये कांच है, ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है। ठीक है, ये अपवर्तक सतह है, ऊपर में हवा है, नीचे में कांच है। तो क्या हुआ कि प्रकाश किरण ऐसे आई, इस प्रकार से आई, आप ये प्रकाश किरण है मतलब आपतित किरण है, और वो ऐसे ही चली गई। ठीक है, इस केस में देखेंगे अभिलंब तो यहीं डालते, ब्लैक कलर से हम अभिलंब डालते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये पहला लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लेक्चर को सब लोग समझ गए फिर कल से तो हम खींच देंगे तड़ाक तड़ाक। ये जो डैश किए हैं वो अभिलंब है। इसका मतलब है इस केस में जहाँ पे अभिलंब है, मतलब जहाँ पे नॉर्मल है, उसी नॉर्मल के अनुदिश आज आपतित किरण आई है और उसी नॉर्मल पर अपवर्तित किरण अंदर चली गई है। देखना, अगर सूझता है तो देख। ठीक है, तो क्या बोले? इसका मतलब है इस कंडीशन में आई
जहाँ पे नॉर्मल है उसी पे आपतित किरण है, जहाँ पे नॉर्मल है उसी पर नीचे यही तो आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, दोनों नॉर्मल पे है। इसका मतलब I बराबर भी 0, इसका मतलब R बराबर भी 0। लेकिन अभी हम लोग क्या लिखे थे बताएं आपको कि अपवर्तन के केस में कभी भी, अपवाद फपवाद नहीं है इधर, क्या बोले, कभी भी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं हो सकता। कॉपी में लिखा हुआ है नोट का, आप उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे I बराबर भी 0, R बराबर भी 0, यहाँ तो बराबर हो गया। इसका मतलब या तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या तो हम गलत पढ़ाए हैं। आइए जरा चेक करते हैं। फिजिक्स कहता है कि अपवर्तन की घटना, समझिएगा, फिजिक्स कहता है कि अपवर्तन की घटना इस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है अपवर्तन में। क्या बोलता है फिजिक्स कि यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश जाती है तो इस कंडीशन के लिए अपवर्तन की घटना को परिभाषित नहीं किया जाता, इसीलिए अपवर्तन में ये घटना अनवांटेड है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए कभी ये कांड आपके मन में आ जाए और आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसीलिए इसको हम डील किए हैं। कभी भी अपवर्तन की घटना नॉर्मल के अनुदिश जाकर के संपन्न नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपवर्तन के जो थ्योरी है उसके खिलाफ है। ओके, अर्थात इस कंडीशन में अपवर्तन की घटना को लागू होता हुआ नहीं समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब आइए। इसीलिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होगा, अलग अलग। हाँ, एक बात हो सकता है, आपतन कोण कम अपवर्तन कोण अधिक, हाँ ये भी हो सकता है, आपतन कोण अधिक अपवर्तन कोण कम, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में। तो उस कंडीशन को हम लोग डील करेंगे। आइए, तो यहाँ तक ओके, हम लोग ये समझे कि अपवर्तन क्या है। आप देखेंगे अपवर्तन का मतलब प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। अब जरा सा जो नेक्स्ट स्टार है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका 10th से लेकर के, अगर आप जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखेंगे, फिजिक्स कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, फिजिक्स कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लो ये अपवर्तक सतह है, ये अपवर्तक सतह है, ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2, ये हो गया माध्यम 2। प्रकाश किरण आई और ये हो गया आपका अभिलंब, जाने के बाद प्रकाश किरण ऐसे चली गई, ये है I और ये है R। फिर वही फिगर, यही फिगर हमेशा बनेगा। इसीलिए आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि इसमें महारत बन जाइए। आप समझिए क्या बोलता है फिजिक्स। कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन अभी हम लिखवाने वाले हैं। फिजिक्स कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उस प्रकाश किरण का, फिर से बोलते, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, देखिए ना ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो क्या बोला, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ चीज होता है जो बदल जाता है, कुछ चीज होता है जो नहीं बदलता। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बचपन में पढ़े थे कि नेचर और सिग्नेचर इंसान का चेंज नहीं होता है, नेचर और सिग्नेचर, तो वैसा ही कुछ प्रकाश किरण के साथ होता है। तो बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सुनिए, अब प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है, प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है, प्रकाश का वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकाश का तीव्रता नहीं, प्रकाश का आवर्तकाल और प्रकाश की आवृत्ति ये दोनों कभी नहीं बदलती। इस लाइन को खूब सुंदर से आप नोट करेंगे। फिर से बोलते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन इसका मतलब प्रकाश का आवर्तकाल और आवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होता। कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इनमें से क्या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी आवृत्ति। किसमें टिक करेंगे आप, ऑप्शन डी को टिक करेंगे आप, आवृत्ति उसका कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट, आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग जब 9th क्लास में होंगे तो वहाँ पे सर आपको बताए होंगे घनत्व के बारे में। जी, घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है कि इकाई लंबाई, इकाई चौड़ाई और इकाई ऊंचाई वाला जो घन है
उसमें कोई भी पदार्थ कितना अटता है, कितना उसमें जमा होता है, उसी मात्रा का नाम क्या है? घनत्व। तो आज हम लोग जरा उसको अलग तरीका से दिखाते हैं। जो कहता है फिजिक्स लाइट चैप्टर में कि जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उस माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। क्या बोले? जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। और जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं? जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसे क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। और जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। एक है डेंसर मीडियम और एक है रेयरर मीडियम। तो दो माध्यम है, जरा सुनेंगे इसको। एक हो गया आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा क्या है? विरल माध्यम। इस दोनों का आप नोट्स बनाएंगे, हम केवल आपको सुनाते हैं, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे लिखने लगते हैं तो टाइम अधिक लगता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सुन करके नोट्स बनाइए। अगर हम कम लिखें तो एक लेक्चर में अधिक कंटेंट हम डाल पाएंगे, अधिक चीज़ पढ़ा पाएंगे, ताकि आपका सिलेबस वैसे ही लेट से स्टार्ट हुआ और जल्दी आपका सिलेबस फिनिश हो पाए। आइए, एक है सघन माध्यम और एक क्या है? विरल माध्यम। सघन माध्यम कहते हैं जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो। क्या बोलेंगे? जिस माध्यम का घनत्व क्या हो? घनत्व अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। तो विरल किसे बोलेंगे? विरल बोलेंगे जिस माध्यम का घनत्व क्या हो? घनत्व कम हो। तो जिस माध्यम का घनत्व कम हो वो क्या होगा? विरल माध्यम। ये जो परिभाषा दिए हैं ये परिभाषा केवल 99% केस में सही है। ये जो परिभाषा दिए हैं ये परिभाषा केवल 99% केस में सही है, ये 100% सही नहीं है। अब जरा 100% सही क्या है वो चलते हैं। तो हम आपको एक लूज सेंस में समझाएं कि सघन माध्यम किसे बोलेंगे। तो जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसे कहेंगे सघन माध्यम, जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। दो नोट्स बन गया। अब इसी में आगे लिखेंगे। आगे क्या है? बोलता है कि माध्यम के सघनता और विरलता को, माध्यम के सघनता और विरलता के लिए हम लोग एक भौतिक राशि को डिफाइन किए हैं जिसका नाम है अपवर्तनांक। क्या बोले? कोई भी माध्यम सघन है या कोई भी माध्यम विरल है, इस बात को बताने के लिए हम लोग एक नए भौतिक राशि को बनाए हैं और उसका नाम क्या है? अपवर्तनांक। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक ये बताता है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसे बोलेंगे सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसे बोलेंगे विरल माध्यम। फिर सुनते हैं इसका मतलब। सघन माध्यम किसे बोलेंगे? तो लिखेंगे जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। इसको क्या पढ़े हैं आप? इसको म्याऊ म्याऊ नहीं पढ़ेंगे, इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? म्यू। तो जिसका अपवर्तनांक मतलब म्यू, अभी के बाद हम अपवर्तनांक लिखेंगे नहीं, केवल म्यू लिखेंगे। आप घबराना मत, यहाँ सीख लो। जिसका अपवर्तनांक मतलब म्यू लिख देते हैं रेबो का। क्या है ये? म्यू। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। और इसमें क्या होगा? जिसका अपवर्तनांक कम हो उसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। तो अब हम लोग आ गए, ये अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? म्यू से। तो अगर पहला माध्यम है, इसको समझिएगा, तो कहीं अब म्यू हमेशा थोड़ी लिखेंगे। मान लीजिए पहला माध्यम है तो उसके लिए लिखेंगे म्यू1। म्यू1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो बताइए म्यू2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, तो हम लोग क्या बोले कि म्यू1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये म्यू क्या है? अपवर्तनांक क्या है? कि अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी भी माध्यम को सघन या विरल है या नहीं इसके बारे में आपको बताता है। अर्थात कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है किससे? अपवर्तनांक से। तो माध्यम जो होगा, जैसे कि पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या ओके है? ओके है। अब समझते हैं। अगला 2 स्टार आप देखेंगे। देखिएगा, हम लोग 2 फिगर बनाते हैं। 2 फिगर। पहला फिगर क्या है? जरा ये देखिए, म्यू1 और ये म्यू2।
μ1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखना आप नीचे में हम क्या लिखते हैं, μ1 ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि पहले, बस अब इसी प्रकार कोडवर्ड में लिखा रहेगा, μ1 ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कम है। आपको बताए थे जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो उसे बोलिएगा सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे बोलिएगा विरल माध्यम। क्या बोले, जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसका नाम होगा सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कम है उसे क्या बोलिएगा, विरल माध्यम। इसका मतलब अभी हम जरा सा लिखते हैं क्योंकि अभी नए हैं आप, तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम, और ये क्या हो गया, विरल माध्यम। ओके, अब दूसरा फिगर बनाते हैं। यहाँ ये अभिलंब है, ये जो डॉट डॉट है ये अभिलंब है, ये है μ1 और ये है μ2। आज कंडीशन है μ1 लेस देन μ2, पकड़िए बात को, मतलब μ1 कम है μ2 अधिक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम है, मतलब ये विरल है, और ये जो आपका दूसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक अधिक है, मतलब ये सघन है। इसका मतलब ये इसका उल्टा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये हो गया विरल और ये क्या हो गया, सघन। अब चलते हैं हम लोग कुछ काम करते हैं। इसका मतलब इसमें मान लो इस प्रकार का फिगर बना, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। प्लीज आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप हर लाइन को समझें। अगर आप हर लाइन को नहीं समझते हैं, आप 10 तो कंप्लीट कर लेंगे लेकिन ज़िंदगी भर कंपटीशन कम्पीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। तो क्या बोले कि ये दूसरा फिगर है, ये दूसरा फिगर है मेरे प्यारे लाल, मेरे घोड़े लाल। चलिए आइए, तो क्या बोले, ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर है। पहले फिगर में प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जाना चाह रही है। विरल में अभी जाने नहीं दिए, जाने देंगे, रुक न तू। सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में, और इसमें क्या होगा, विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सघन माध्यम में। आप समझिए फिजिक्स क्या कहता है। फिजिक्स कहता है कि अगर ये माध्यम नहीं होता तो क्या करता ये सर, ये अपना इसी पे जाता, ये इसका मूल पथ है। यहाँ भी दूसरा माध्यम नहीं होता तो इसी पे जाता। बोलना हाँ, ठीक है, बोल दिया हाँ। अब सुन, लेकिन इसमें सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल में। तो अब दो लाइन सुनाते हैं, उस दोनों को जल्दी नोट करिए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से, मतलब अपने मूल पथ से दूर भाग जाती है। उसका जो मूल पथ है उससे दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। फिर समझिए ना, इसका मतलब है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये पहला स्टार है आज का, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर चली जाएगी, ऐसे जाएगी। देखिए ना, मूल पथ से दूर भाग गई। अब देखिए ये कोण, इस कोण का नाम आई और इस कोण का नाम क्या है, आर। अब जरा बताइए आई अधिक है कि आर अधिक है? आर अधिक है, देख के लग रहा होगा आर अधिक है। इसका मतलब समझिए, एकदम गौर समझना है। पहला स्टार है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और इस कंडीशन में आपतन कोण का मान कम होता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। मेरे प्यारे घोड़ा, इसको समझिए आप अच्छे से। क्या बोले, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर भाग जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान कम होता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। क्या बोलते हैं आप, कोई बात है मन में? नहीं ना, तब ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे आइए। तो क्या बोले, तो एक कंडीशन ये हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे आपको फंसाएगा, एक बार पॉलिटेक्निक में पूछता है सवाल कि एक प्रकाश किरण है जिसका आपतन कोण कम है और अपवर्तन कोण अधिक है। रियल में वो ऐसे पूछता है, किसी प्रकाश किरण का I बराबर 30 डिग्री, R बराबर 60 डिग्री, बताइए वह प्रकाश किरण, ऑप्शन ए सघन से विरल में जाएगी, ऑप्शन बी विरल से सघन में जाएगी, ऑप्शन सी माध्यम चेंज नहीं होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे घोड़ा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो उस सवाल को आप बना दिए होते। तो मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि जब प्रकाश एक सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, और इस स्थिति में I का मान कम और R का मान अधिक होगा। ओके, चलिए अब इधर चलिए।
अब इसमें क्या है, विरल और सघन। तो क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या बोला, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। ये है I और ये क्या है, R। ठीक है, इस कंडीशन में आप देखो I अधिक है और R कम है। अर्थात हम लोगों को ये समझना है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। फिर समझते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है और इस स्थिति में I का मान अधिक और R का मान कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे I लेस देन R, यहाँ पे I ग्रेटर देन R। क्या आप समझ पाए हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपवर्तन की घटना का कुछ उदाहरण। अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग को समझना है कि अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है। अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहली बात हमारी आंख में। देखिए ना, प्रकाश किरण, ये जो हमारी आंखें हैं, आंख के पीछे जब हम लोग मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आंख के पीछे में रेटिना है, मान लो यहाँ रेटिना है, ये आगे में आंख है और ये हवा है। तो प्रकाश गई दूसरा माध्यम, देखिए ना, आंख के अंदर प्रवेश की, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो आंख में कौन घटना होती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका मतलब आंख में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा, कांच में, कांच, शीशा अगर जैसे कि खिड़की में शीशा लगा हुआ है तो जो प्रकाश है वो आर पार होती है। जैसे बस में या फोर व्हीलर में तो क्या होता है, शीशा में आगे होता है ड्राइवर साइड से, उसमें से क्या प्रकाश आर पार होता है। तो कांच में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। तीसरा, आप पढ़े होंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का हिंदी होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में भी कौन घटना होती है? सूक्ष्मदर्शी में भी कौन घटना होती है? सूक्ष्मदर्शी में कौन घटना होती है? अपवर्तन की। चौथा है आपका दूरदर्शी, मतलब कि दूर देखने के लिए टेलीस्कोप, दूरदर्शी, इसमें भी कौन सी घटना होती है? तो ये सभी घटना कौन सा है? अपवर्तन। अर्थात इन सभी जगहों पर अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। ओके, अब देखेंगे अपवर्तन का प्रभाव। अब अपवर्तन का, जब अपवर्तन होता है तो उससे प्रभाव क्या क्या है? सबसे पहला प्रभाव है, यदि आप पानी में किसी छड़ी को रखते हैं तो वो छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सभी। तो अपवर्तन का प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव क्या है, या अपवर्तन का उदाहरण क्या है? अपवर्तन का सबसे पहला एग्जाम्पल है पानी में रखे या जल में रखे छड़ी का, या जल में रखे किसी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। पहला किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा, यदि आप पानी में सिक्का रख देते हैं, मान लो बाल्टी में पानी भरल है और पेंदी पर आपने एक सिक्का रख दिया, कोई भी टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा या सिक्का रख दिया, तो वो सिक्का अपने स्थान से उठा प्रतीत होगा। तो इसको लिखेंगे, जल में रखे सिक्के का अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण समझेंगे, जैसे कि अगर कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है और नीचे ऊपर में मान लो कि बगुला उड़ रहा है या ऊपर में बाज उड़ रहा है, मछली नीचे में है, अगर देखती है तो उसको वो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। तो लिखेंगे, जलीय जीव के द्वारा ऊपर उड़ते हुए पक्षी का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना चौथा एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे तारा टिमटिमाता है, भुकचुक भुकचुक भुकचुक, इस प्रकार का। तो तारे का जो टिमटिमाना है वो भी, लेकिन इसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, लेकिन हम अभी इसको इसी में लिख रहे हैं। ठीक, ये जो तारे का टिमटिमाना है, ये चौथा में क्या लिखेंगे? तारे का टिमटिमाना। लेकिन तारे का टिमटिमाना रियल है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, उसके बाद जो पांचवा है, जैसे आग का झिलमिलाना। आग जब आप जलाते हो तो आग झिलमिलाता है, झिलमिल झिलमिल करता है, तो आग का झिलमिलाना, ये किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं किसका? प्रकाश के अपवर्तन का। ये है कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है। तो आंख में, कांच में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में। ये है अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या है, अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या है, अपवर्तन का प्रभाव क्या क्या, उदाहरण क्या क्या है। कंप्लीट। अब चलेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम। अगला हेडिंग होगा अपवर्तन का नियम। अगला हेडिंग क्या है? अपवर्तन का नियम। अब देखिए अपवर्तन का नियम क्या है।
हम जैसे हम लोग पढ़े थे ना परावर्तन का नियम, उसी प्रकार पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम। इसको आप अच्छे से समझेंगे। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का भी दो नियम है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछेगा अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम को बतावे, ठीक है। तो अपवर्तन का नियम देखेंगे, कै गो नियम है, दो गो नियम है। अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। एक है पहला नियम, पहला नियम बोलता है कि जैसे ये अपवर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, ये I है और ये R है, समझिएगा। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो ये कहता है ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है। तो क्या बोला, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये I है और ये R है। ये माध्यम 1 μ1 और ये μ2, मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक और ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, अब चलिए, बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। क्या बोला, पहला नियम क्या बोला, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में होगा। क्या बोला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा नियम क्या है, जो दूसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा, ये कौन सा पहला नियम था, पहला नियम, और ये कौन सा है, दूसरा नियम। दूसरा जो नियम है, इस दूसरे नियम का नाम है स्नेल का नियम। क्या है, क्या नाम है, स्नेल का नियम, स्नेल नहीं, स्नेल, स्नेल का नियम। अपवर्तन के दूसरे नियम का नाम क्या है, स्नेल का नियम। क्योंकि स्नेल का नियम इसीलिए है कि इस कॉन्सेप्ट को किसने डिराइव किया था, स्नेल साहब, इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। समझिएगा, स्नेल का नियम कितना सुंदर बोलता है। स्नेल का नियम कहता है, इसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे बोलते हैं, आप इसको कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो हमारे बुक में लिख देता है आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा नियत होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। वो देखो, वो आता कहाँ से है वो बात। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम के कोण का साइन का गुणनफल हमेशा नियत होता है। फिर समझिए, किसी माध्यम, तो मान लो माध्यम 1 लिए, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम के कोण, तो या तो आपतन कोण बनेगा या तो अपवर्तन कोण बनेगा। तो माध्यम 1 लेंगे तो μ1 की बात करेंगे, साइन I की बात करेंगे। माध्यम 2 लेंगे तो μ2 की बात करेंगे और साइन R की बात करेंगे। तो क्या बोलता है, इसका कहना है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम के कोण का साइन का गुणनफल हमेशा नियत होता है, हमेशा नियत होता है। ओके, जरा सा इस चीज को हम पहले तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, बहुत मजेदार लाइन है ये अपने में। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो जैसे पहला माध्यम लेंगे तो μ1 की बात करेंगे, और उसी माध्यम के कोण का साइन, तो उसी माध्यम में कोण क्या, I, तो उसका साइन ले लेंगे तो बन जाएगा साइन I, हमेशा क्या होगा, नियत होगा। तो आइए जरा बढ़ते हैं। तो पहले बात कीजिए माध्यम 1 के लिए, माध्यम 1 के लिए, माध्यम 1 में क्या है, माध्यम 1 में है μ1 इंटू साइन I बराबर क्या होगा, नियत। इसको मान लो समीकरण 1। माध्यम 2 के लिए, माध्यम 2 के लिए, चलिए इसके लिए बताइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके लिए μ2 इंटू साइन R, ये भी बराबर क्या होगा, नियत। समीकरण 2। जरा 1 और 2 को देखिए, क्या है, 1 और 2 को देखेंगे तो RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या बोलता है, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, ठीक है। अब जरा सा साइन R को इधर ले आइए तो क्या बनेगा,
साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। क्या लिखे? म्यू टू बटा म्यू वन। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू टू क्या है? म्यू टू है माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और ये क्या है? ये है माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ओके, तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। सबसे पहली बात, जैसे अगर हम लोग म्यू की बात करते हैं या म्यू टू म्यू वन की बात करते हैं तो ये तो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। जैसे म्यू बराबर 1 होता है किसके लिए? हवा के लिए। ओके, म्यू बराबर 1.5 होता है किसके लिए? पानी के लिए, ये कांच के लिए, कांच के लिए। म्यू बराबर 1.33 होता है किसके लिए? पानी के लिए। तो मेरा ये कहना है कि म्यू क्या है सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे अपने मन में। म्यू का मान 1 हवा के लिए, म्यू का मान 1.5 कांच के लिए, कितना है? 1.33 किसके लिए? पानी के लिए। तो मेरा ये कहना है कि म्यू का मान कुछ भी हो, एक कांस्टेंट ही तो होगा। नहीं, इसका मतलब मान लो म्यू टू का मान 1.5 है, म्यू वन का मान 1 है, तो 1.5 से 1.5 में 1 से भाग करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो मेरा कहना है हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, अर्थात ये म्यू क्या है? ये म्यू है म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन। उसी को क्या लिख दिए? म्यू, मतलब एक कोई ये नियतांक है। इसका मतलब यहाँ देखिए, आई आपतन कोण है और ये आर क्या है? अपवर्तन कोण है, और इसी को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। यही है स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ओके, इसी स्नेल के नियम को एक और तरीका से लिखते हैं, आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा नियत, और नियत में कितना? म्यू नियत होता है, नियत होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ाए? अभी हम पढ़ाए कि अपवर्तन का नियम क्या है। ओके, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, इसीलिए आज के लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आनंद फिजिक्स क्लासेस के, आनंद सर के इस ऑनलाइन चैनल को आप वहीं से बैठ के देखें, वहीं से इसका फ़ायदा उठावें, और आप अपने सभी दोस्त मित्र को बतावें इस चैनल के बारे में। अधिक से अधिक लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें, इसे प्रमोट करें या इसके मान सम्मान को बढ़ावें। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहाँ तक रोकते हैं। थैंक यू।